चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं मुद्रा एवं बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग। देखिए ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये तो पीसीएस के लिए जो चल रहा है, ये यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। एक डिटेलिंग हो जाएगी, एक आपको समझ डेवलप हो जाएगी इकोनॉमी में क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें, ठीक है। तो आज हम क्या शुरू कर रहे हैं, मुद्रा एवं बैंकिंग। आराम से सुनते रहिए कहानी, क्या क्या होता है, ठीक है। ज़्यादा सीरियस, ज़्यादा दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। पता चला आप टेंशन में हो जाएंगे, सर आप ऐसे कैसे कर रहे हैं, है ना। देखिए, नगद मुद्रा सर्वाधिक तरल आदेय है। नगद मतलब मुद्रा मतलब जो कैश आपके पास होता है ना, वो सबसे ज़्यादा तरल होता है, लिक्विडिटी होता है। तरल समझ क्या, तरल का मतलब ये होता है, अभी मैं आपसे बोलूँ कि मैं 5 रुपये का सेब लेके आया हूँ, ठीक है। 5 रुपये मान लीजिए सेब लेके आया हूँ। अब मैं फिर कहूँ कि 5 रुपये मैं सेब बेचने चला जाऊँ, मुझे 5 रुपये दे देगा, तो नहीं देगा, है ना भाई। वो हो सकता कहे कि हम आपको 3 ही रुपये देंगे, क्योंकि आप खरीद कर बेच रहे हैं, है ना। तो इस तरह से मतलब जो अपनी वैल्यू खो देता है, लेकिन ये जो कैश होता है ये अपनी वैल्यू नहीं खोता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नगद मुद्रा सर्वाधिक तरल, क्योंकि यह बिना किसी विलंब, कठिनाई अथवा क्षति के, मतलब बिना किसी देरी के। ऐसा नहीं कि आप 10 रुपये रखे हुए हैं तो बैंक में ही केवल 10 रुपये मान्य है, बाकी जाएंगे तो 10 रुपये मान्य नहीं रहेगा, या कोई आपका पैसा मानेगा नहीं कि नहीं तुम गलत पैसा दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। कठिनाई मतलब कि आपको कोई समस्या नहीं आएगी, किस तरह की कार्यवाही नहीं हो जाएगी कि आपने जो है फर्जीवाड़ा कुछ किया, गलत किया है। आपका 10 रुपये हमेशा हर जगह मान्य रहेगा। अथवा क्षति मतलब किसी उसकी वैल्यू कोई कम नहीं होगी, कि विनिमय साध्य मतलब लेन देन के लिए है, ठीक है। तो ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी कि नगद मुद्रा सर्वाधिक तरल आदेय है, क्योंकि यह बिना किसी विलंब, कठिनाई अथवा क्षति के विनिमय साध्य है, ठीक है। चलिए, आरबीआई द्वारा मुद्रा पूर्ति पर दूसरी कार्यकारी दल 1977 में गठित किया गया। कब गठित किया गया? 1977 में। इस दल ने तरलता के अंश, डिग्री ऑफ लिक्विडिटी के आधार पर संपूर्ण मौद्रिक स्टॉक की क्रमशः 4 माप प्रस्तुत की। कितना? 4 माप प्रस्तुत की। अब ये 4 माप कौन कौन से हैं ये ध्यान रखिएगा, इसके बारे में हमको बताते हैं ये पॉइंट। सबसे पहले कौन सा है? M1। M1 का मतलब समझ रहे हैं कि जनता के पास मुद्रा, करेंसी, नोट व सिक्के, मतलब जनता के पास, पब्लिक के पास कौन कौन से पैसा पड़े हुए हैं उसकी बात हो रही है। प्लस बैंकों की मांग जमा। बैंकों की मांग जमा समझ गया कि अगर आपको क्या कह रहा है, बैंकों की मांग जमा मतलब ऐसी जमा जिसे आप मांग सकते हैं। बैंकों में जो पैसा आप जमा किए हैं जिसको कि आप मांग सकते हैं, आपका ही पैसा है वो, कहने मतलब ये है, तो वो भी इसी में आएगा। प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाए, आरबीआई के पास, भाई आरबीआई का भी पैसा है ना, किसी न किसी का पैसा आरबीआई में भी तो है, तो ध्यान रखिएगा कौन कौन से आते हैं इसमें। सबसे पहले जनता के पास मुद्रा, जिसमें कि करेंसी, नोट व सिक्के हैं, प्लस बैंकों की मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक, ठीक है। प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाए। अब ये सब जो पैसा ही है भाई, बैंक के पास भी पैसा ही है, आरबीआई के पास भी पैसा ही है, और जनता के पास जो बात हो रही तो मैंने आपको बता ही दिया कि करेंसी, नोट और सिक्के की बात हो रही है। तो ये सब क्या है? ये सब M1 में आएगा। जैसे ही आपको लगे कि पेपर में आया कि M1 क्या क्या है, तो आपको ये 3-4 चीज़ ध्यान रखना है कि जनता के पास जो पैसा है, कैश और सिक्का दोनों ध्यान रखिएगा, मतलब करेंसी, नोट्स और सिक्के दोनों हैं, ठीक है। और उसके बाद बैंकों की मांग जमा, बैंकों में जो जमा किया गया है, बैंक समझ रहे ना, जो बैंक आप ऑलरेडी यूज करते हैं उसकी बात हो रही है। उसके बाद रिजर्व बैंक के पास, इतनी बात क्लियर है ना। चलिए, अब उसके बाद आता है एक M2। क्या आता है? M2। अब M2 में क्या क्या है? M2 में M1 तो ऑलरेडी है, मतलब जो ये चारों के चारों डिस्कस हुए, कैश वाला मतलब कि करेंसी, नोट और सिक्के वाला बात हो रही है, ये तो है। उसके साथ ही साथ डाकघरों के पास बचत बैंक जमाए हैं, मतलब कि जो डाकघर के पास जो है बैंक बचत जमा है वो भी इसमें शामिल होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। डाकघरों के पास M2 में, मतलब M1 प्लस डाकघरों के पास बचत बैंक जमाएं, मतलब सेविंग बैंक की डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस, मतलब पोस्ट ऑफिस में भी होता है, ध्यान रखिए ये चीज़। उसके बाद एक आता है M3। M3 क्या है? M1 प्लस बैंकों की सावधि जमाएं, FD। बैंकों में जो आप FD करके रखते हैं, मतलब क्या? अब देखिए M1 है यहाँ पर, ये वाला चीज़ नहीं है,
मतलब डाकघर के पास बचत बैंक जमा, ये नहीं है, इसमें ध्यान रखिएगा चीज़। इसमें अलग से क्या है, बैंकों की जो एफडी करा के आप सावधि जमाएं रखे हुए हैं कि मतलब कि हम एक टाइम के बाद उसे निकालेंगे। एक होता है कि हम जाएंगे रैंडम निकाल के चले जाएंगे जब भी जरूरत पड़ जाएगी, एक होता है एक टाइम के बाद निकालेंगे। तो जो एक टाइम के बाद निकालेंगे बैंकों की सावधि जमाएं यही है, ठीक है। M3 इक्वल टू M1 प्लस बैंकों की सावधि जमाएं। M4 में क्या है, M3 मतलब M1 प्लस बैंकों की सावधि जमाएं प्लस डाकघरों की समग्र जमाएं। अभी डाकघर वाला भी आ गया इसमें, लेकिन यहाँ पे क्या है कि डाकघरों में जो है जितनी भी जमा की गई सब कुछ मिला दीजिए। उम्मीद है ये चारों के चारों पॉइंट आपको समझ में आएगा, M1 M2 M3 M4, ठीक है। चलिए इकोनॉमी तो ऐसे ही कवर हो जाएगा, आपको इसका कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब पॉइंट देखिए कि M1 को संकीर्ण मुद्रा, ध्यान रखिएगा, नैरो मनी, जबकि M3 को व्यापक मुद्रा कहा जाता है, M4 को नहीं, M3 को। पॉइंट ध्यान रखिएगा, किसको देख लीजिए, M3 लिखा हुआ है, M4 नहीं लिखा हुआ है, आप यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा। उसके बाद क्या है कि जनता को उपलब्ध मुद्रा की मात्रा M1 में व्यक्त की जाती है, मतलब जनता में जो पैसा उपलब्ध की जाती है उसको M1 के रूप में डिफाइन करते हैं, क्योंकि अभी बताया ना M1 के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, तो वहाँ से आप ये चीज़ समझ लीजिएगा। उसके बाद क्या आता है कि डॉक्टर वाई रेड्डी, इनको आप जानते होंगे, कभी कभी आप नोट पे इनके ना सिग्नेचर देखे होंगे, की अध्यक्षता में गठित कार्यदल ने मुद्रा आपूर्ति के संकेतकों में व्यापक परिवर्तन सुझाव देते हुए 4 मौद्रिक सूचकों M0 मतलब M0 M1 M2 M3 व 3 तरलता सूचक L1 L2 L3 के अतिरिक्त प्रति तिमाही एक वित्तीय क्षेत्र समीक्षा प्रकाशित करने को कहा था। ये लाइन मन करे आपको ध्यान रखिएगा, मन करे कोई जरूरी नहीं है, हालांकि ध्यान रहेगा तो अच्छी ही है। अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये क्या है कि मौद्रिक स्टॉक का तरलता, मौद्रिक स्टॉक का तरलता क्या क्या है, ऑर्डर देख लीजिए, M1 M2 M3 M4 ऑर्डर। मौद्रिक मुद्रा की व्यापकता क्रम कौन कौन है, M4 M3 M2 M1, ध्यान रखिएगा, है ना, ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। अब अभी आपको यहाँ पर दिखा रहा था ना, ये देखिए ये वाला पॉइंट है ना, M0 संकीर्ण मुद्रा, व्यापक मुद्रा, ये सब थोड़ा सा जो है ध्यान रखिएगा। अब एक लाइन है यहाँ पर लिखी गई क्या कि सर थॉमस ग्रेशम के अनुसार, किसके अनुसार, सर थॉमस ग्रेशम के अनुसार, यदि किसी देश में एक ही समय में अच्छी तथा बुरी मुद्रा का प्रचलन हो, मतलब कि अच्छी भी मुद्रा हो बुरी भी मुद्रा हो, तो बुरी मुद्रा में अच्छी मुद्रा को चलने से बाहर करने की प्रवृत्ति होती है। मतलब क्या, ग्रेशम बोल रहे हैं, ग्रेशम कह रहे हैं कि अगर किसी देश की बात हो, कोई कंट्री है, उसमें एक अच्छा हो एक मुद्रा, एक खराब मुद्रा हो, दोनों एक साथ चल रही हैं, तो जो खराब मुद्रा है ना वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देगा, मतलब कि जो बुरी मुद्रा है वो अच्छी मुद्रा को बाहर कर देगा, ध्यान रखिएगा। ये कौन कह रहे हैं, ग्रेशम। कभी कभी स्टेटमेंट आ जाता है, कभी कभी इस तरह पूछ रहा है कि किसने कहा है ये चीज़, तो आपको जो है ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आसान रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या पॉइंट है, उसके बाद ये देखिए कहाँ गया भाई, कि डाकघरों में बचत बैंक जमा को M2 मुद्रा में प्रदर्शित करते हैं, किसको, डाकघरों में। अगर डाकघरों की बात करेंगे तो बचत बैंक जमा को किसको, M2 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। M0 तथा M4 क्रमशः मुद्रा के सर्वाधिक तरल और अतरल स्वरूप है। ये भी आपको अभी ऑर्डर दिखा ही दिए हैं, तो ये भी दिक्कत नहीं होगी। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्या, कि SDR कृत्रिम मुद्रा का प्रतिनिधित्व करती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, SDR की बात आए तो ये कृत्रिम मुद्रा है ना, कृत्रिम मुद्रा, ये लाइन ध्यान रखिएगा शब्द, अर्थात यह चलन में नहीं है किंतु लेखांकन में प्रयुक्त होती है। मतलब कि SDR ये चलन में नहीं है, SDR जो है ये चलन में नहीं है, लेकिन लेखांकन में इसका जो है उपयोग होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या पॉइंट है ना, उसके बाद क्या है कि RBI अपनी नगदी का प्रबंधन, RBI जो है जब अपनी नगदी में समझ रहे हैं कि जो लिक्विडिटी होती है ना,
उसका प्रबंधन तरलता समायोजन सुविधा कैश रिजर्व रेशियो तथा खुले बाजार की नीति द्वारा करती है। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, क्योंकि पीसीएस के लिए तो है ही, ये यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी सीधे से क्वेश्चन पूछती है इस पर। आप कभी पीवाई उठा के देखे होंगे तो आपको ये बात पता होगा कि यूपीएससी में सीधे इस पर क्वेश्चन आता है। और ओएमओ जो है ये खुले बाजार की नीति, ये तो हमेशा आता है, मतलब कि ओएमओ हो गया, ये आपका जो है सीआरआर हो गया, ये सब तो मतलब क्वेश्चन खूब आए हुए हैं, तो आप इसको थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा। तो अगर बात आए कि आरबीआई अपने लिक्विडिटी का मैनेजमेंट कैसे करता है, तो कैसे करता है, तरलता समायोजन सुविधा, उसके बाद सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो तथा खुले बाजार की नीति द्वारा करता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको जो है ध्यान में रखना है। बाकी ये देखिए कुछ आंकड़े दिए गए हैं कि वित्तीय वर्ष 2024-25 भारत का जीडीपी वृद्धि दर 7.0% अनुमानित है। पहली तिमाही में 7.2, दूसरी में 6.8, तीसरी में 7.0, उसके बाद 6.9। बस वैसे ही सब ध्यान रखिए, थोड़ा सा याद रखेंगे तो अच्छी बात है। चलिए, उसके बाद क्या पॉइंट है, मुद्रा मूल्य में होने वाले परिवर्तन। पॉइंट ध्यान रखिएगा, मुद्रा मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के मुख्य 4 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 4 रूप होते हैं। कौन कौन से? एक है मुद्रा स्फीति अथवा मुद्रा प्रसार। मुद्रा स्फीति या मुद्रा प्रसार, ये क्या है? मुद्रा बेसिकली होता क्या है, कीमत स्तर में वृद्धि। भाई अगर कोई चीज़ 10 रुपये मिल रही है, अगर वो 15 रुपये मिल जाए तो क्या बोलेंगे? मुद्रा स्फीति बोलेंगे। सवाल ये है कि मुद्रा स्फीति में जो ये कीमत में वृद्धि होती है, ये इसको महंगाई भी तो बोलते हैं आप। बस उसके बाद क्या पॉइंट है कि अवस्फीति दूसरा पॉइंट, अथवा मुद्रा संकुचन, मतलब इसको बोलते हैं डिफ्लेशन, मतलब कीमत स्तर में गिरावट। देखिए मुद्रा स्फीति, अब जो क्या है अवस्फीति, है ना। उसके बाद क्या पॉइंट है, मुद्रा संस्फीति। ये क्या है? मुद्रा संस्फीति मंदी से निजात पाने के लिए ये है। किसके लिए है? जब मंदी आ गई हो। अब ये सब डेफिनेशन आपको पता होगा मंदी के बारे में, है ना। और एक आता है मुद्रा अपस्फीति, मतलब मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए। किसको रोकने के लिए? मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए। देखिए अभी क्या पहले चीज की अपस्फीति जो है इन्फ्लेशन, अब ये डिसइन्फ्लेशन शब्द पहचान लीजिए। मुद्रा स्फीति को रोकने के मतलब अपोजिट टाइप का लग रहा है ना, कि मुद्रा अपस्फीति, मुद्रा स्फीति, मुद्रा अपस्फीति। अब ये कह रहा है मंदी से निजात पाने जो मुद्रा संस्फीति है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि कभी कभी जो है अभी डिटेल होगा, टेंशन मत लीजिए, ये सब अभी पूरा एकदम डिटेल में चलेगा, आप खुलेगा चीजें धीरे धीरे। ठीक है, ठीक है। अब आता है मुद्रा स्फीति के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सामान्य अर्थों में मुद्रा स्फीति अथवा मुद्रा प्रसार क्या है? वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है। मैंने आपको पहले बताया कीमत कैसे बढ़ता है, जबकि मुद्रा का मूल्य अर्थात क्रय शक्ति कम होती है। मतलब कि जिस 5 रुपए से आप जाकर 2 सेब लाते थे, अब जाएंगे 5 रुपए से तो 1 ही सेब मिलेगा। मतलब इसकी मुद्रा की ताकत जो है, पैसे की ताकत अब क्या हो गई? कम हो गई है। समझ रहे ना? यही कह रहे हैं कि क्रय शक्ति मतलब खरीदने की शक्ति, खरीदने की ताकत जो है मुद्रा की, वो कम हो गई है। क्लियर बात? उसके बाद क्या है? उसके बाद आता है कि मुद्रा स्फीति वह अवस्था है, ध्यान रखिएगा, ये एक तरह से एक सिचुएशन है, अवस्था ही है। मुद्रा स्फीति वह अवस्था जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में विभिन्न वर्गों क्षेत्रों का अधोलिखित प्रभाव पड़ता है। अब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि मुद्रा स्फीति के प्रभाव क्या होते हैं। मुद्रा स्फीति मीनिंग समझ में आ गया होगा, बेसिक मीनिंग क्या है। अब ये बेसिक मीनिंग का जो है प्रभाव क्या है, इसको ध्यान देना है। ठीक है, एक ही चीज ध्यान रखिएगा। क्या कह रहे हैं कि अगर बात करें उपभोक्ता की, उपभोक्ता मतलब जो कंजप्शन, मतलब जो कंजम्पशन कर रहा है, मतलब जो कुछ यूज कर रहा है। ठीक, एक तो ये हो गए कि उपभोक्ता, और एक कौन सा? एक होता है ऋणदाता, जो ऋण देते हैं। स्थिर आय समूह जिनकी इनकम फिक्स है,
पेंशन भोगी जो पेंशन जिनको मिलता है, बचत खाता धारक जिनकी जो सेविंग अकाउंट है, सार्वजनिक बचत जो होती है ना। अब देखिएगा, इनको नुकसान होता है मुद्रास्फीति से इनको नुकसान होता है। अब आप सोचिएगा, उपभोक्ता है, जैसे कोई मतलब कोई चीज़ खरीद के खा रहा है, कोई चीज़ खरीद रहा है अपना, है ना। अब उपभोक्ता के लिए यह मतलब कि ऋणदाता है या स्थिर आय समूह है, अब उनका इनकम तो नहीं बढ़ता ना भाई तुरंत, लेकिन महंगाई बढ़, अब जैसे सेब का वैल्यू बढ़ा या सब्जी की वैल्यू बढ़ी, तुरंत सैलरी बढ़ गई क्या? नहीं बढ़ती ना, क्योंकि स्थिर आय है ना, इनका सब फिक्स है, इसलिए इनको क्या होता है, नुकसान हो जाता है, इनको जो है अब ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, है ना। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि मुद्रास्फीति का प्रभाव उपभोक्ता पर कैसा पड़ता है, तो हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ऋणदाता पर कैसा प्रभाव पड़ता है, तो हानिकारक प्रभाव पड़ता है। स्थिर आय समूह पर कैसा प्रभाव पड़ता है, तो हानिकारक प्रभाव पड़ता है। पेंशन भोगी पर कैसा प्रभाव पड़ता है, तो हानिकारक प्रभाव पड़ता है। बचत खाताधारक जिनकी सेविंग अकाउंट होती है, उनके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, तो वो भी जो है हानिकारक प्रभाव पड़ता है। और सार्वजनिक बचत में भी हानिकारक प्रभाव। ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये सबको बनेंगे क्वेश्चन, हिलते नहीं है, कभी कोई जानते हुए गलत हो जाता है। तो अब उसके बाद देखिए क्या मुद्रास्फीति प्रभाव किसके ऊपर अच्छा पड़ता है, रोजगार, जो रोजगार कर रहा है। कभी आपने सुना होगा ना कि पराठे वाला बोल दिया तुरंत कि भैया आलू महंगा हो गया है, 5 रुपये बढ़ा दिया, है ना। या आयात करने वाला, है ना, क्या कह रहा है, आयात करने वाला, जो कोई चीज़ आयात कर रहा है। करारोपण, कर लगाने वाला। सार्वजनिक व्यय, अब देखिए एक सार्वजनिक बचत था, अब क्या आ रहा, सार्वजनिक व्यय, जो खर्च हो रहा है, जो सार्वजनिक व्यय हो रहा है, यहाँ पर भी इसमें वृद्धि होती है, इसमें हानि नहीं होता है। क्लियर बात किसको, रोजगार, आयात, करारोपण, सार्वजनिक व्यय, ठीक है। उम्मीद है इतनी सारी बातें जो हैं समझ में आई होंगी। उसके बाद एक पॉइंट क्या है, अब लाभ किसको होता है, लाभ किसको, ध्यान रखिएगा, उत्पादन करने वाले को। भाई कहते नहीं, कभी कभी देखे होंगे कि कोई चीज़ बचा के रखे जब महंगाई बढ़ती है तब तुरंत दूसरा निकल बेचना शुरू कर देते हैं, है ना। जो अब उत्पादक जैसे मान लीजिए सीजन चल रहा है, अब वो बढ़िया फसल हो गई और महंगाई मतलब ठीक ठाक लेवल मिल जा रहा है उसको, रेट, फ़ायदा हो गया। उसी तरह से ऋणी, है ना, ऋणी, उसके बाद व्यापारी वर्ग, है ना, उसके बाद कृषक, खेती वाला, उसके बाद परिवर्तनशील आय समूह या निवेशक। परिवर्तनशील आय समूह, ध्यान रखिए, आय समूह नहीं, परिवर्तनशील का, जिसका बदलता रहता है वो चीज़। उसके बाद आता है निवेशक, जो निवेश करते हैं, है ना, इनके लिए क्या होता है, लाभ होता है। लेकिन अगर जो निर्यात कर रहा है, उसके लिए, और सार्वजनिक बचत, इनके लिए, है ना, इन दोनों के लिए क्या होता है, कमी होता है, ठीक है। तो उम्मीद है इतनी सारी बातें मुद्रास्फीति के प्रभाव समझ में, हालांकि एक बार मैं मुद्रास्फीति पे बनाया था वीडियो, लेकिन वो शॉर्ट में बस उसे नॉर्मल टाइप बना दिया था, है ना। तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट आता है क्या, कोर मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति बता दिया ना, अब बात आती क्या, कोर मुद्रास्फीति। ये कोर मुद्रास्फीति क्या है, जरा इसको देखते हैं। कोर, ध्यान रखिएगा, कोर शब्द, क्योंकि जब आएगा ना, तो जब एग्जाम में आता है कोर, तो आदमी सोच ही नहीं पाता कि कोर का मतलब क्या है। देखिए, कोर मुद्रास्फीति में खाद्य तथा ईंधन के मूल्यों में होने वाले उतार चढ़ाव को सम्मिलित नहीं किया जाता है। किसका, खाद्य तथा ईंधन के मूल्यों को, मतलब जो खाने वाली चीज़ है और जो फ्यूल वाला, जो ईंधन वाला है, उनके मूल्यों में होने वाले उतार चढ़ाव को सम्मिलित नहीं किया। तो रट लीजिए, दिमाग बैठा लीजिए, जो कोर मुद्रास्फीति की बात होगी तब कि मतलब कोर मुद्रास्फीति में खाद्य और ईंधन, ये तो शब्द ही ध्यान रखिएगा, उतना पकड़ लेंगे, लेकिन शब्द ध्यान रखिएगा कि खाद्य तथा ईंधन, ठीक है। उसके बाद क्या पॉइंट है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के 2 मुख्य उपाय हैं। अब ये मुद्रास्फीति, जो महंगाई बढ़ रही है, इसको आप कंट्रोल कैसे करेंगे, उसको आप नियंत्रित कैसे करेंगे, ये पॉइंट है। तो इसके लिए 2 उपाय हैं, कौन कौन सा, राजकोषीय उपाय है और मौद्रिक उपाय है। राजकोषीय उपाय और मौद्रिक उपाय। अब देखिए राजकोषीय उपाय में क्या क्या है, ये चीज़ देखिएगा कि राजकोषीय उपाय में संतुलित बजट बनाना। पहले चीज़ बजट सही रखिए, है ना, बजट संतुलन में रहना चाहिए। बजट जानते ही होंगे आप, राजकोषीय सरकार कर रही है, इसका मतलब ये है। सार्वजनिक व्यय, विशेषकर अनुत्पादक व्यय पर नियंत्रण रखना। पता चला कि ऐसा जगह खर्च कर रहे हैं जहाँ पर कोई प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है,
तो उस पर नियंत्रण रखना। उसके बाद प्रगतिशील कर आरोपण, मतलब जिसके जिनकी जितना इनकम हो उसी हिसाब से उस पर टैक्स लगा दीजिए, है ना। तो ये क्या होता है, ये होता है। उसके बाद क्या पॉइंट है, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि करना, सार्वजनिक जो ऋण है उसमें वृद्धि कर दीजिए। उसके बाद क्या, बचतों को प्रोत्साहित करना, जो बचत उसको बढ़ावा दीजिए। उसके बाद उत्पादन में वृद्धि करना प्रमुख है, मतलब कि जो प्रोडक्शन है उसमें बढ़ाइए, उसको वृद्धि करिए। तो ये सब क्या है, राजकोषीय उपाय हैं। ये सब क्या है, ये सब राजकोषीय उपाय हैं। ठीक बात है। अब मौद्रिक उपाय कौन कौन से हैं, ये जरा देख लीजिए कि मौद्रिक उपाय कौन कौन से हैं। ये सब यूपीएससी के पॉइंट है, सच बता रहा हूँ आपको। भले लग रहा है कि मैं पीसीएस के लिए पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये सब कुछ सारे के सारे पॉइंट यूपीएससी के लिए हैं। इकोनॉमी थोड़ी बदल जाती है। देखिएगा मौद्रिक उपाय में क्या क्या है, मुद्रा निर्गमन के नियमों को कठोर बनाना। मुद्रा निर्गमन जो होता है उसका नियम कठोर कर दीजिए। ठीक। मुद्रा की मात्रा को संकुचित करना। ठीक। अब ये कैसे संकुचित होता है, ये सब अलग एक जो है सिस्टम है, कैसे कैसे होता है, सरकार कैसे कैसे ये करती हैं, बताएं कभी, आप चर्चा हुई थी ना। कठोर साख नीति अपनाना। 3 पॉइंट ध्यान रखिएगा, 3 पॉइंट एकदम दिमाग बैठाइएगा। कौन कौन, एक तो मुद्रा निर्गमन के नियमों को कठोर बनाना, दूसरा मुद्रा की मात्रा को संकुचित करना, और तीसरा कठोर साख नीति अपनाना मुख्य। ठीक है। उसके बाद क्या पॉइंट है, टाइम क्या हुआ, 20-21 मिनट हो गया ना। WPI और CPI, देखिए मुद्रा, भारत में मुद्रा स्फीति के माप के 3 आधार हैं। ये आधार हैं, ध्यान रखिएगा, ये केवल क्या हैं, आधार हैं। क्या क्या, WPI, CPI और जीवन निर्वाह लागत सूचकांक। मतलब कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, है ना, ये तो आप पता होगा। जीवन निर्वाह लागत सूचकांक 3 है, जीवन निर्वाह लागत सूचकांक। अब इनके बारे में थोड़ा सा छोटे छोटे पॉइंट में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। थोक मूल्य सूचकांक बारे में क्या है कि हाशमी समिति, कौन समिति सर, ये कौन हाशमी है, हाशमी ध्यान रखिएगा समिति। WPI जैसे संबंधित है, WPI से रिलेटेड, तो हाशमी समिति ध्यान रखिएगा कि हाशमी समिति WPI से संबंधित है। यही क्वेश्चन बन जाएगा कि हाशमी समिति किससे संबंधित है, आपको ये पता होना चाहिए कि किससे संबंधित है, WPI संबंधित है। कि हाशमी समिति WPI संबंधित है। 14 सितंबर 2010 को सरकार ने मुद्रा स्फीति को साप्ताहिक के बजाय मासिक आधार पर जारी करने की मंजूरी दी थी। ध्यान रखिएगा, पहले इसका मतलब साप्ताहिक निकलता था, उसके बाद क्या कर दी सरकार ने, मासिक करने की जो है इसको मंजूरी दे दी। ठीक है। अब देखिए क्या पॉइंट है कि वर्तमान श्रृंखला का आधार वर्ष 12 मई 2017 को वर्ष 2011-12 कर दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि इस समय जो आधार वर्ष कितना है, कौन सा है WPI के लिए, तो कौन सा है, 2011-12 है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। उसके बाद क्या पॉइंट है कि ध्यातव्य है कि नए आधार वर्ष 2011-12 के आधार पर वस्तुओं की संख्या 697 हो गई है। ये तो सर हम भूल ही जाएंगे, 697 थोड़ा याद रखिएगा। जिसमें 117 कौन से हैं, प्राइमरी आर्टिकल्स हैं, प्राथमिक वस्तुएं। और उसके बाद क्या है कि 16 कौन सी हैं, ईंधन व विद्युत। 16 कौन सी हैं, ईंधन व विद्युत। और संवर्ग की वस्तुएं व 564 विनिर्मित वस्तुएं शामिल हैं। 564 विनिर्मित वस्तुएं शामिल हैं, है ना। 16 ईंधन व विद्युत और 117 प्राथमिक वस्तुएं। ठीक है। इतनी बात जो है क्लियर हो गई होगी। अब देखिएगा कि WPI, भारत में WPI का आंकड़े कौन जारी करता है, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय। टेस्ट में आता है, गलत हो जाता है लोगों का। ध्यान रखिएगा कि भारत में WPI कौन जारी करता है इसके आंकड़े, तो वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय। ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। अब किसकी बात होती है, अब बात आती है CPI के बारे में। किसके बारे में, CPI के बारे में। आराम से सुन लीजिए, बस खाली एक बार 2 बार सुन लीजिए, सब अपने आप धीरे धीरे सेट हो जाएगा दिमाग में, है ना। बस सुनना सीखिए। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI, यह घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे गए सामानों तथा सेवाओं के औसत मूल्य को मापने वाला सूचकांक है। क्या कहा,
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बात हो रही है, यह घरेलू उपभोक्ता द्वारा खरीदे गए उनके सामान तथा सेवाओं के औसत मूल्य, मूल्य नहीं औसत मूल्य को मापने वाला सूचकांक है। तो ध्यान रखिएगा सीपीआई जो है, सीपीआई 4 वर्गों में विभक्त किया गया है, सीपीआई को 4 वर्गों में विभक्त किया गया है। अब पॉइंट आती कौन कौन सा। एक है सीपीआई आईडब्ल्यू मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर्स, सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, सीपीआई एएल एग्रीकल्चरल लेबर्स, इसके बाद सीपीआई आरएल मतलब रूरल लेबर्स, है ना, लेबरर्स, लेबर्स नहीं लेबरर्स है सर, कैसे बता रहे हैं, सीपीआई रूरल प्लस अर्बन या सीपीआई सी। ठीक है, तो 4 पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा सीपीआई को 4 वर्गों में विभक्त किया गया है। कौन कौन, इंडस्ट्रियल मतलब एक होता है आईएल, एएल, आरएल और सीपीआई सी। सी मतलब कि रूरल प्लस अर्बन, ये ध्यान रखिएगा। अब उसमें क्या पॉइंट ये कि सीपीआई एएल, सीपीआई आईडब्ल्यू, सीपीआई आरएल की गणना श्रम ब्यूरो द्वारा की जाती है। किस द्वारा की जाती है, श्रम ब्यूरो। अब पता नहीं यही भूल गए कि सर सीपीआई एएल, सीपीआई आईडब्ल्यू, सीपीआई आरएल की गणना किसके द्वारा की जाती है, पता चला उद्योग मंत्रालय लगा रहे हैं मंत्रालय मत लगाइएगा, श्रम ब्यूरो है। कौन ब्यूरो है, श्रम ब्यूरो है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या पॉइंट है कि वर्ष 2011-12 में सरकार ने सीपीआई आर, सीपीआई यू को जोड़कर सीपीआई आर यू या सीपीआई सी शुरू किया। ये सभी सूचकांक प्रति माह एनएसओ द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। कौन, सीपीआई सी, ये सभी सूचकांक। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आता है क्या कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई आईडब्ल्यू का वर्तमान में आधार वर्ष सितंबर 2016 है। क्या कह रहे हैं कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि उपभोक्ता सूचकांक आईडब्ल्यू मतलब सीपीआई आईडब्ल्यू का वर्तमान में आधार वर्ष कितना है, सितंबर 2016, जो वर्ष 2022 से प्रभावी है, जो कि 2020 से प्रभावी है। ध्यान रखिएगा, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई आईडब्ल्यू। ठीक है, ये भी शब्द आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यह काफी कुछ है क्या, जूम करो, कहीं हो जा रहा है कहीं। यह सूचकांक सरकारी कर्मचारियों के वेतन, मजदूरी तथा महंगाई भत्ता को समायोजित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। महंगाई भत्ता याद रखिएगा, सरकारी कर्मचारियों के वेतन, मजदूरी तथा महंगाई भत्ता को समायोजित करने के लिए लाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ज्ञातव्य है कि वेतन आयोग इसी सूचकांक का प्रयोग वेतन के पुनरीक्षण करता है। कौन सा, महंगाई भत्ता। ध्यान रखिएगा, सरकारी कर्मचारियों के वेतन, मजदूरी तथा महंगाई भत्ता, है ना, को समायोजित करने में प्रयोग लाया। ये पॉइंट बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा परीक्षा उपयोगी तथ्य के बारे में बात कर लेते हैं कि परीक्षा उपयोगी कुछ है पॉइंट, इसको जरा जल्दी थोड़ा सा देखेंगे, है ना। तो भारत में चलने वाला 1 रुपये का नोट अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा का उदाहरण है। अपरिवर्तनशील जो बदलता नहीं, ध्यान रखिए, अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा का उदाहरण। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा कागज पर छापा जाता है। वित्त मंत्रालय, तो किसके द्वारा, याद रखिए 1 रुपये का नोट कौन छापता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आया हुआ एग्जाम में है, ध्यान रखिएगा ये। उसके बाद क्या है कि 1 रुपये से ऊपर कि सभी मुद्राएं असीमित वैध मुद्रा हैं जो आरबीआई द्वारा निर्गमित होती हैं। आरबीआई निकालता है, मतलब 1 रुपये से ऊपर की सभी मुद्राएं कौन निकालता, आरबीआई निकालता। लेकिन वित्त मंत्रालय क्या निकालता, 1 रुपये का नोट निकालता, ध्यान रखिएगा, है ना। अर्थात 2 रुपये से 500 रुपये तक के नोट आरबीआई छापता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा मेन पॉइंट कि समकालीन करेंसी नोट 15 भाषाओं में नोट मूल्य लिखा होता है, 15 भाषाओं में। ये भी पता चला सर, हम जगह भाषा पढ़े अंदर देखेंगे छोटा लिखा रहता है उसी पे, है ना। कभी नोट देखिए तो बैठ कर आराम से, नोट देखने का मौका नहीं, बस खाली खर्च कर रहे हैं आराम से। समकालीन करेंसी नोट, ये बात पता लगी 1956 में आरबीआई द्वारा
1956 में आरबीआई द्वारा नोट निर्गम की न्यूनतम कोष प्रणाली मिनिमम रिजर्व सिस्टम को अपनाया गया। मिनिमम रिजर्व सिस्टम को अपनाया गया जो 200 करोड़ रुपया है। जो कितना है? 200 करोड़ रुपया है। इसमें 115 करोड़ रुपया सोने के रूप में और 85 करोड़ रुपया विदेशी प्रतिभूति के रूप में रखना अनिवार्य है। क्या क्या फिर से कि 1956 में आरबीआई द्वारा नोट निर्गम की न्यूनतम कोष प्रणाली मिनिमम रिजर्व सिस्टम, क्या कहा? मिनिमम रिजर्व सिस्टम, न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाया गया जो 200 करोड़ रुपया है। पॉइंट ध्यान रखिए, जो न्यूनतम कोष प्रणाली है इसमें 200 करोड़ रुपया है, ये ध्यान रखिए। और 115 करोड़ रुपया कहाँ किस रूप में है? सोने के रूप में है। और 85 करोड़ रुपया विदेशी प्रतिभूति के रूप में, याद रखिएगा विदेशी प्रतिभूति के रूप में है। ये अनिवार्य है, ऐसा मत समझिए क्या कि नॉर्मली है, ठीक है। उसके बाद क्या पॉइंट आता है कि मुद्रा की दशमलव प्रणाली भारत में 1957 से प्रचलन में आई। मुद्रा की दशमलव प्रणाली ध्यान रखिएगा 1957 में आई। उसके पहले पैसा चलता था ना, पता होगा आपको, नया पैसा देखा लिखा भी है कि भारत में 1957 में प्रचलन आई। 1957 से 1964 तक टकसाल से उत्पादित पैसा को नया पैसा आई, पेपर में आया हुआ है। आप देखेंगे पीवाई के मिलेगा, उसमें आया हुआ है क्वेश्चन। कब की बात है ये 1957 से 1964, ठीक है ना। लेकिन याद रखिएगा मुद्रा की दशमलव प्रणाली भारत में 1957 में प्रचलन में आई थी, ये ध्यान रखिएगा। ज्ञातव्य है कि 1964 से नया पैसा को केवल पैसा की संज्ञा दी गई। कब से? इंपॉर्टेंट, ये आया हुआ है क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा, ये 1964 आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या पॉइंट है, इसको जरा देख लेते हैं कि भारत सरकार द्वारा सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का प्रचलन 1 मार्च 1862 को बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जनरल बैंक ऑफ बंगाल, बिहार और बंगाल बैंक द्वारा किया गया था। देख रहे हैं पॉइंट, एकदम याद रखिए इस चीज़ को, ठीक है ना। इसको भूलना नहीं है कि भारत सरकार द्वारा सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का प्रचलन। कागजी मुद्रा, सर कागजी मुद्रा कब चला? सर हमको तो लग रहा था कि जब अंग्रेज चले, अंग्रेज जो थे जब जैसे देख रहे हैं कब की बात हो रही है? 1862 की, समझ रहे हैं ना। 1862 उस समय माहौल अलग लेवल का था। उस समय जो कागजी मुद्रा का प्रचलन की बात हो रही है ना। तो ध्यान रखिएगा 1857 उसी समय हुआ था, उसकी जस्ट बाद की बात हो रही है। अंग्रेज बहुत, मतलब क्या बोले इस पर, हम कुछ बोल नहीं सकते ना। रुपए कार्ड, रुपए का मतलब क्या होता है? ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। रुपए मतलब रूपी प्लस पेमेंट, ध्यान रखिएगा। रुपए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा मई 2014 में शुरू की गई एक नई कार्ड भुगतान योजना है। एक नई क्या? कार्ड भुगतान योजना, ध्यान रखिए। 1975 में गठित नरसिंहम समिति 1975 में गठित नरसिंहम समिति की अनुशंसा पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, किसकी समिति पर? नरसिंहम समिति। ये देखिएगा जब भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात आए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जब भी बात आए तो नरसिंहम समिति ध्यान रखिएगा। कौन समिति? नरसिंहम समिति। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई। कब की गई? 2 अक्टूबर 1975। 2 अक्टूबर आपको पता होगा, तो शायद उसी के उपलक्ष्य किया गया होगा। साथ ही 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। साथ ही 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। उसके बाद क्या है कि सिक्किम तथा गोवा को छोड़कर देश के सभी राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं। पॉइंट मतलब सिक्किम गोवा को छोड़ दीजिए, नहीं तो जबरदस्ती पकड़ने। सर गोवा कैसे छोड़ देंगे? गोवा वाले बीच पे जाएंगे। तो बस ठीक है फिर। और इसका थोड़ा वहाँ पर जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी है, पता तो जाके ढूंढ रहे हैं गोवा में। सर दिख नहीं रहा मुझे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कहाँ जाएँ हम? जाके पूछ रहे हैं एक्सक्यूज मी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहाँ है? वो कहेगा यार तुम बैंक पे खड़े हो, उसके बाद पूछ रहे हो। खैर उसके बाद क्या पॉइंट आता है? नाबार्ड के बारे में थोड़ा पॉइंट है ना। इसमें क्या है देखिएगा, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई। कब की गई? 12 जुलाई 1982 को की गई।
नाबार्ड की इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जान लीजिए। नाबार्ड, नाबार्ड यूपीएससी का भी फेवरेट है ना, नाबार्ड, ध्यान रखिएगा। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराना है। क्या करना? कृषि और ग्रामीण विकास के लिए, कृषि के लिए, ग्रामीण विकास के लिए, ग्रामीण विकास हेतु क्या कराना है? वित्त उपलब्ध कराना, पैसा उपलब्ध करवाना, ठीक है। संपूर्ण देश में 14 जून 1995 को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। बैंकिंग लोकपाल योजना कब प्रारंभ हुआ था? कब? 1995। कितने लोग 1996 में पैदा हुए होंगे? है ना, 95, 96, 14 जून। कोई 14 जून पैदा, सर कौन जून, जून में कौन पैदा होगा? याद रखिए बस, और क्या करना है, इतना तो सोचना थोड़े उसमें। उसके बाद क्या है? विश्व का सबसे पहला संगठित शेयर बाजार एम्स्टर्डम 1602 नीदरलैंड में स्थापित किया गया था। बताइए, शेयर, सबसे पहला संगठित शेयर बाजार, सबसे पहला संगठित शेयर, क्या करा, सॉरी, पहला संगठित शेयर बाजार कहाँ पर? एम्स्टर्डम 1602 नीदरलैंड, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या पॉइंट आता है कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का राष्ट्रीय सूचकांक 100 शेयरों का होता है। कितने शेयर का? 100 शेयर का। मुंबई वाला याद रखिएगा, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का राष्ट्रीय सूचकांक 100 शेयरों का होता है। भारत का सर्वप्रथम ऑनलाइन ट्रेडिंग सुविधा, भारत का सर्वप्रथम ऑनलाइन ट्रेडिंग सुविधा संपन्न कंप्यूटराइज्ड एक्सचेंज OTCEI 1992 है ना। उसके बाद क्या है पॉइंट? ये तो आपको, सर ये तो नहीं पता हमको बोलिए मत, मुझे नहीं पता है। डी जोन्स, कॉस्पी, सीमेक्स तथा निक्की, याद रखिएगा, नहीं पता पता कर लीजिए। डी जोन्स, कॉस्पी, सीमेक्स तथा निक्की क्रमशः न्यूयॉर्क, कोरिया, सिंगापुर एवं जापान के शेयर मूल्य सूचकांक हैं। कौन कौन? न्यूयॉर्क कौन है? डी जोन्स। सर न्यूयॉर्क तो हम तो न्यू सोच रहे कुछ, न्यू जोन्स, डी जोन्स, सर हम न्यू जोन्स मार्क आएंगे, जबरदस्ती मार्क बिना ऑप्शन के ही। डी जोन्स, कोस्पी, कोरिया का कोस्पी रखे हुए नाम, सीमेक्स सिंगापुर, जापान का क्या है? निक्की, निक्की, निक्की सर नाम सुना था हल्का हल्का, कहीं से सुना था हल्का हल्का। हाँ तो ठीक बात। फिर कितना बचा है भाई साहब? ये तो हो गया। इसके बाद देखिए जरा कितना है ये, फिर उसके बाद टाइम क्या हुआ? 37 मिनट हो गया। बाबा, ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है ना। चलिए आज नहीं, कल ही इसको डिस्कस करेंगे। क्या शुरू होगा? भारत में बैंकिंग, भारत में बैंकिंग बारे में चर्चा करेंगे। धीरे 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 आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।